सो हेलो एवरीवन। और आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्लास 10 जो बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है। और इसमें हम लोग जो भी जानने वाले हैं आज के इस लेक्चर में वो यहाँ पे लिखा हुआ है और इन सब का आंसर आप कर सकते हो इस लेक्चर के लास्ट में। तो ये लेक्चर बायोलॉजी में और क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाला है इस लेक्चर सीरीज का, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बायोलॉजी में पूछा जाता है तो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर्स भी आते रहेंगे। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में न्यूट्रिशन ये अपना लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़े हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये सब पढ़ रहे थे। तो जैसे ये सब एक्टिविटीज और ये सब प्रोसेसेस हमारा बॉडी को चाहिए होता था ताकि हम सरवाइव कर सके, ताकि हम जीवित रह सके। इन प्रोसेस को करके, इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करके हमारा शरीर जीवित रहता था। वैसे ही हमारे पास ये एक रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है। हाँ, हालांकि इस प्रोसेस के बिना हम लोग मर नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा स्पेसीज में या रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो सरवाइव नहीं करेगा। सरवाइव करेगा, इसीलिए इसको लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि क्या रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस के अंदर रखा जा सकता है, तो बोलेंगे नहीं रखा जा सकता। उसका रीजन क्या है? लाइफ प्रोसेस वैसा प्रोसेस हम लोग करते हैं, वैसा एक्टिविटी हमारा बॉडी करता है जिसके वजह से हम लोग जीवित रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन वैसा कुछ नहीं है। ये अगर नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी जीवित नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते किसको है? तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को बनाने के प्रति काम करता है, ठीक है। और खुद का कॉपी ही बनाता है, वो कुछ नया नहीं। ये नहीं कि अगर आदमी का ये ह्यूमन बींग से होमोसेपियंस हम लोग को बोला जाता है, तो हम लोग अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर कोई नया स्पेसी बना देंगे। नहीं, नया स्पेसीज हम लोग नहीं बना सकते। ये नहीं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स नया स्पेसीज है कुत्ता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स ही आएगा। डॉग्स में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फिर वो डॉग्स ही आएंगे, ये पपी, उसके बाद डॉग्स ही वो बनेगा, ठीक है। तो उसी चीज को रिप्रोडक्शन के अंदर इसका डिफाइन लिखा जाता है कि हाँ, रिप्रोडक्शन दो शब्द यहाँ री और प्रोड्यूस से बना हुआ है। तो मार्कर री और प्रोड्यूस से बना हुआ है। री मतलब क्या होता है जी? दोबारा। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करना। वाह, तो री मतलब बोल देती प्री या री फिर से। अच्छा, दोबारा। और प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? बनाना। मतलब दोबारा से बनाना। ये दोबारा से हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? री। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रीप्रोड्यूस। लेकिन जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें हम लोग फिर से बनाएंगे, दोबारा से बनाएंगे, उसी का कॉपी बनाएंगे, ठीक है। किसका कॉपी? पिछला इंडिविजुअल का कॉपी ही बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन, a process by which living organism produce new individual by their own। इसको लिख सकते हो कॉपी में, जल्दी से लिखो। रिप्रोडक्शन, a process by which living organism produce new individual of their own type। Reproduction is a type of process by which living organism produce new individual of their own type। तो तुम्हारा होमवर्क का पहला क्वेश्चन तो डन हो गया लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? हाँ, तो घर में जाके इसको लिखोगे नहीं? तस्दीक इसीलिए तो रखते हैं हम ट्यूशन में।
इसमें फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है, तो क्या बोलेंगे? नो। क्यों? या वी कैन सस्टेन विदाउट इट ऑल्सो। ठीक है, हम लोग इसके बिना सर्वाइव कर सकते, सस्टेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, इसलिए ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। उसके आगे रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, सोचो। एडवांटेज मतलब फायदा क्या है रिप्रोडक्शन का? ये अगला क्वेश्चन, राइट द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉपुलेशन को कंटिन्यू करते हैं, चलो ठीक है, बढ़ाने के लिए। और कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, बहुत बढ़िया, पढ़ा हुआ सब है। और बोलो जी। वेरिएशंस, चलो वेरिएशन बाद में देखेंगे, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन बहुत कठिन शब्द है। ठीक है, चलो पहला नंबर तो स्पेसीज का कंटिन्यूटी, दूसरा नंबर मेंटेन्स द पॉपुलेशन, तीसरा नंबर प्रिवेंट्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, प्रिवेंट्स फ्रॉम द एक्सटिंक्शन। सोचो अगर 100-150 सालों तक मोदी जी लगा दिए, ये जैसे लॉकडाउन लगाए थे ना जी, यानी तो आदमी बाहर अंदर नहीं जा रहा था, वैसे ही लॉकडाउन लग जाए, समझा? हाँ, कि नया बच्चा कोई भी पैदा नहीं करेगा। ठीक है, इतना सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया है। ठीक है, तो पता चला कि एक टाइम आने के बाद, जैसे अभी जो हम लोग है, ठीक है, तो अभी से ही अगर रोक लग जाए यहाँ के 20 साल 30 साल 40 साल तब तक तो सेल भी खत्म हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, रिप्रोडक्शन का, ये प्रोड्यूस करने वाला, तो उसके वजह से फिर जो अभी से बच्चा, अभी जो मानो कि 1 महीने का भी बच्चा है, तो भी 40 साल के बाद 45 साल बाद उसका भी सेल खत्म हो चुका होगा। 45-50 साल के बाद बहुत कम चांस होता है कि वो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे सके, वैसे उसके पास सेल्स जो है लगभग खत्म हो जाता है, समझ गए? तो उस टाइम के बाद अब मोदी जी की जगह कोई और सरकार आएगा, अब बोलेगा कि प्रोड्यूस चालू करो। ठीक है, तो हो पाएगा ऐसा? अरे बोलो ना। ठीक है, तो फिर जहां का गवर्नमेंट ऐसा ये रोक नहीं लगाया होगा, वहां का तो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा होगा, फिर उधर का आदमी आएगा और इंडिया का पॉपुलेशन पे राज करेगा, है ना? फिर तो हम लोग का कोई बचेगा ही नहीं। फिर वहां से और 100 साल बाद देखेगा तो इंडिया में इंडियन जैसा चेहरा, जो हम लोग को जैसा चेहरा होता है वैसा रहेगा भी नहीं। चाइनीज लोग अगर आ गया तो सबका चेहरा गोल गोल छोटा छोटा आंख ऐसा घूम रहा है इंडिया में, नहीं। हाँ, तो इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि एक्सटिंक्शन से भी बच सकते हैं, कैसे? रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट तो याद हो गया होगा अब तक। कौन कौन सा था? रिवाइज कर लो खुद में। ये मेंटेन्स द पॉपुलेशन, ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी ऑफ द, मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, और तीसरा नंबर क्या बताए? प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना। ठीक है, उससे बचाता है, विलुप्त हो जाने से बचाता है। और चौथा नंबर वेरिएशन, बहुत ही मतलब थोड़ा ये टॉपिक ही वेरिएशन अगला आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही वास्ट और बढ़िया टॉपिक है, जो कि एनसीईआरटी के शुरुआत में ही दिया गया, और उसको अगर पढ़ोगे ना ऐसे ही तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तुमको लगेगा कि हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइन का हिंदी तो दिमाग में जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हो क्या रहा है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट ये है कि वेरिएशन भी होता है ह्यूमन, ये हमारा रिप्रोडक्शन के बाद वेरिएशन भी होता है। सोचो हम लोग जब आज के मतलब जब ह्यूमन लाइफ शुरू हो रहा था, उस टाइम पे ऐसे कंगारू, ये किससे, हम लोग लंगूर से आए हैं, एप्स को लंगूर ही बोलते हैं। हाँ, तो वो पहले चारों पांव जमीन पे, फिर उसके इवोल्यूशन वाला एक चैप्टर बचपन में ये क्या बोलते हैं, एसएसटी में पढ़ता होगा। ठीक है, पहले ऐसे करके दिखा रहा होगा फिगर, फिर थोड़ा सा ऐसे उठा होगा, फिर थोड़ा अभी भी कंधा के पास ऐसे झुका हुआ होगा, फिर ऐसे सीधा हुआ होगा, है ना? पूछ भी निकला हुआ था, धीरे धीरे पूछ गायब होते चला गया। और काफी साल के बाद, ये हजारों साल के बाद देखा जाता है कि आदमी ऐसे पूरा सीधा हो पाया। हेलो, हजारों साल के बाद आदमी ऐसे सीधा हो पाया, वो क्या हुआ होगा? वेरिएशन। कैसे होता है? डीएनए का जो कॉपी होता है, अब डीएनए क्या होता है ये भी दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए के बारे में बता देंगे, थोड़ा सा रुको, पहले इसको ओवरव्यू यहां से बताते हैं और फिर हम लोग चलते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे कि शुरुआत वहां से हुआ होगा, सबसे पहले जब यहाँ पर इसका रिप्रोडक्शन हुआ होगा, जो एकदम ऐसे करके चारों पांव से चल रहा होगा, रिप्रोडक्शन जब हुआ होगा, ठीक है, तो होते होते वहां से 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल में डीएनए जो है कॉपी होते 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 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तुमको लग रहा है कैसे चेंज हो जाएगा सर, है ना? पहला बच्चा एग्जाम देने बैठा हुआ और उसके पीछे 10 गो है फेल बच्चा और सब कॉपी कर रहा है।
ठीक है, तो क्या एग्जैक्ट कॉपी करेगा जी? एगो डेफिनेशन में कुछ भी एगो स्पेलिंग उल्टा किया, यहाँ पर क्या किया, एक लेटर उल्टा किया, दूसरा बच्चा उसको सुधारने के फिराक में कुछ और गलत कर दिया, तीसरा बच्चा कुछ और गलत कर दिया, आठवां बच्चा 10वां बच्चा के जाते जाते पूछा गया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वो लिख क्या रहा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। हो जाएगा ऐसे। वही चीज होता है डीएनए का कॉपी में। डीएनए डीएनए के अंदर ना कोड रहता है, जो हम लोग का बाल का कलर, आंख का कलर, हाइट, साइज, बॉडी, ये सब जो रहता है ना कि किसका कैरेक्टर कैसा होगा। कैरेक्टर मतलब ये लक्षण नहीं, चाल चलन नहीं, ठीक है। क्या है ये कैरेक्टर्स? मतलब इनहेरिटेड कंडक्ट, ये इनहेरिटेड ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को अपने माता पिता से मिलता है, जैसे या फिर अपने एंसेस्टर्स से मिलता है। हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, नोज का शेप हो गया, ईयर लोब्स हो गया, ये सब कितना का देखो ऐसे कान निकला हुआ है, और कितना का कान ऐसे जाकर के इसमें चिपका हुआ रहेगा, ये जो कान ऐसे लोब्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और कितना का कान इसमें जाकर ऐसे चिपका हुआ रहेगा, ऐसे रहता है। देखो इसका है ऐसे करके, ऐसे कान है लगा हुआ, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टर्स के अंदर आता है। ये सब हो कैसे रहा है? डीएनए का कॉपी के वजह से, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस डीएनए में ना, कैरेक्टर्स रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है डीएनए के अंदर, ठीक है। और वो चेंज हो जाता है कॉपी होते टाइम। एग्जैक्ट कॉपी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो सिमिलर कॉपी होता है, इधर देखो, वो सिमिलर कॉपी होता है। थोड़ा बहुत जो उसका कोड रहता है डीएनए के अंदर, वो इंटरचेंज होता है, कोड ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है, डीएनए वाला। उसके कारण थोड़ा थोड़ा सा स्पेसिस में चेंज आता है। और अगर ज्यादा चेंज आ गया, ज्यादा वेरिएशन हो गया डीएनए के कॉपी के टाइम पे, तो मर भी जाएगा बच्चा। न्यू बॉर्न बेबी जो होगा ना, वो ये जो सेल नया तैयार होने वाला होगा, वो डाई भी हो जाता है, डाई कर जाता है, ज्यादा अगर चेंज हो गया तो अब देखो क्या है, एक आदमी अभी ऐसा समझो कि 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस में जीवित रह सकते थे हम लोग आज के 1000 साल पहले, ठीक है। लेकिन चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण हमारा इन्वायरमेंट दिन पर दिन चेंज होते जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से 30 डिग्री सेल्सियस पहले जिस जगह का हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ करता था, उस जगह का हाईएस्ट टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच चुका है, 50 डिग्री पहुंच चुका है, हो गया है जी। जब हम लोग बच्चे थे 35 डिग्री 38 डिग्री आता था, गर्मी की छुट्टी मिल जाता था। लेकिन तुम लोग जब बच्चे हो, तुम लोग के अंदर वेरिएशंस पाए जा रहे हैं कि अब तुम 35 डिग्री आसानी से झेल लेते हो, 37 डिग्री आसानी से झेल लेते हो। अब तुम्हारा बॉडी हो गया 42 डिग्री सेल्सियस तक झेलने का, 42 से 45 डिग्री सेल्सियस झेलने। तो अब 40 डिग्री 41 डिग्री जब जाता है टेम्परेचर, तब यहाँ छुट्टी मिलता है गर्मी का। समझ रहे हो? तो ये था वेरिएशन, ठीक है। दिन प्रतिदिन ऐसा होगा कि तुम्हारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला होगा, वो 48 डिग्री 50 डिग्री तक झेलने के लिए तैयार होगा। समझ गए? तो इन्वायरमेंट चेंज के कारण डीएनए में जो चेंज होता है ना, उसके वजह से हम लोग को फायदा होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर डीएनए कॉपी हुआ, तैयार हम लोग थे 40 डिग्री तक, जो मदर सेल है, फादर सेल है, पेरेंट सेल जो है, वो 40 डिग्री सेल्सियस तक तैयार था सर झेलने के लिए, और अगला डीएनए कॉपी इस तरह से हुआ कि उसका डीएनए जो है मात्र 20 डिग्री सेल्सियस तक ही झेलने के लिए तैयार है। समझ रहे बात को? तो उसके वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो डीएनए का कॉपी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और कभी कभी यूजफुल नहीं भी है, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि क्या डीएनए का कॉपी हमेशा यूजफुल ही होता है? तो नहीं। लेकिन अगर क्या पूछेगा, क्या डीएनए का कॉपी यूजफुल होता है, बोलेंगे हाँ डीएनए का कॉपी यूजफुल होता है। लास्ट में लिख भी देंगे कि समटाइम्स इट इज नॉट यूजफुल टू, ऐसे करके। समझ रहे हो? अब आते हैं वापस से कि कॉपी होता कैसे है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मतलब उनका संतान, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में तो कौन सा ये कैरेक्टर जो है कहां से कहां ट्रांसफर होता है? तो डीएनए के वजह से ट्रांसफर होता है। किसकी वजह से ट्रांसफर होता है? डीएनए के वजह से ट्रांसफर होता है। और उसी को न्यूक्लिक एसिड लिखा गया यहाँ पे, देखो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बोला गया है, डीऑक्सी राइबो को छुपा दिया गया ताकि कंफ्यूज हो। डीएनए खोज रहा बच्चा, मिल ही नहीं रहा ऑप्शन में, ठीक है। हाँ, तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो जो हम लोग बता रहे थे ना यहाँ से कि ये एप्स था, एप्स से हम लोग आदि बन गए हजारों हजार साल के चलते चलते। तो इस चीज को बोलते हैं इवोल्यूशन। ड्रास्टिक चेंज अगर देखा जाए ना कि 1000-2000 साल में इतना चेंज हो गया। जैसे कि
4 पैर पे चलने वाला जीव अब 2 पैर पे चल रहा है। तो ये ड्रास्टिक चेंज देखा गया ना 1000 साल के बाद। लेकिन ये चेंज कैसा था? धीरे धीरे होने वाला चेंज था। हर 2 साल में देखता तो पता नहीं चलता है ना, लेकिन अचानक से देखा गया तो ये हो गया ड्रास्टिक चेंज, हम लोग को लग रहा। लेकिन ये चेंज कैसा था शुरुआत में? धीरे धीरे। इसी चीज को बोलते हैं इवोल्यूशन। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब थोड़ा थोड़ा चेंज होते चला जाए तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कि सर एगो बच्चा था उसको देखे थे हाथ और पैर दोनों से चलते हुए, है ना, 6-8 महीना का बच्चा था, हम गए थे, ये कहीं बाहर चले गए थे, आए हम अब 12 साल 15 साल के बाद उस बच्चा को देख रहे 2 पैर पे चलते हुए। ठीक है, तो क्या ये भी इवोल्यूशन है? आएगा ना दिमाग में जी कि क्या ये भी इवोल्यूशन है? तो नहीं, ये इवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस आप देखे हो ये इनहेरिटेड चेंज है। ये पहले इनके पिताजी भी इनके साथ ऐसे ही हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी का बच्चा ये सबसे 6 महीना में शुरुआत में गुड़कना चालू करता है, उसको गुड़कना ही ना बोलते हैं, हाथ और पांव दोनों की मदद से। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि आज के 100 साल बाद या 150 ये 1000 साल बाद जो है बच्चा जैसे ही पैदा लिया 6 महीना वो गुड़कना चालू नहीं करेगा, सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा का जो सेल होता है बहुत ही नाजुक होता है, वो पहले ऐसे कर करके सपोर्ट पे चलता है, जब सपोर्ट फिर धीरे धीरे देखते हो कि दीवार पे पकड़ करके सपोर्ट लेके खड़ा होगा, उसके बाद फिर बिना सपोर्ट का, तो उस तरह से उसका बॉडी जो भार लेने के लिए तैयार हो जाता, तब वो अपने पैर पे खड़ा हो पाता है। समझ गए? तो उसको इवोल्यूशन मत बोल देना कि अचानक। हाँ, अगर ऐसा हो गया कि बच्चा जो है डायरेक्ट गुड़कना नहीं, डायरेक्ट खड़ा होकर के चलने के लिए, जैसे बच्चा पैदा हुआ 5 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, जब वो गुड़कना चालू करता है या 8 महीना के बाद गुड़कना चालू करता है, तो गुड़कना ही बंद हो जाए, सीधा खड़ा होकर के बच्चा चलने लग गया। समझ गए? तो वो इवोल्यूशन कहलाएगा। गाय का बच्चा 2 पैर पे चलता है, 4 पैर पे नहीं चलता है जी। तो गाय का बच्चा उसका अलग कैरेक्टर है, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें उसका अलग कैरेक्टर है। ठीक है। हाँ हाँ, कुछ जैसे पूरा लंगूर जैसे एक सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं होगा, दूसरा कम्युनिटी के लंगूर जो होंगे उनका बस चेंजेस आते गया, क्योंकि सही बात है आपका लंगूर के अंदर वो बात क्यों नहीं रहा है ना, तो दूसरा तरह का लंगूर होगा। हाँ, कोई चिंपांजी बोलता है, कोई गोरिल्ला बोलता है, कोई बंदर बोलता है। हाँ? अच्छा, हाँ, ये सब जो है ना, ये सब एक ही इसको क्या बोलते हैं, एक ही फैमिली के है। फैमिली मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर था, 9th क्लास में एक डाइवर्सिटी चैप्टर था, तो डाइवर्सिटी चैप्टर में फैमिली वगैरह बताया जाता था, ब्रायोफाइटा ऐसे करके। तो हम लोग जो स्पीसीज के बारे में बात करते थे, हम लोग का नाम है होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस ही। वैसे ही फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, वैसे करके। हाँ हाँ, बुफेलो अलग अलग तरह का होता है ये, ठीक है, लेकिन बुफेलो का बुफेलस ऐसा उनका ये क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम होता है, बॉस बुफेलस। हम लोग तो हम बुफेलस भी याद किए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे करके ये बताया गया था, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, उसको पढ़ना ठीक हटा दिया, पूरा माथा खराब कर देता था। एक ही प्रजाति, हाँ, एक ही प्रजाति को, वही बोले एक ही फैमिली के। कैट फैमिली में टाइगर भी आ जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, अब ये आ गया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। इसी में हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बना पाता है अपना। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सेल के न्यूक्लियस में, अब यहां से स्ट्रक्चर कुछ आएगा, यहां सेल है ये, ठीक है, इसका न्यूक्लियस होगा, ये तुम्हारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यही है डीएनए। यही क्या है? डीएनए। लेकिन अभी इसको डीएनए तो बोल रहे हैं, और साथ साथ में इसको और क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। शायद एनसीईआरटी में ये सब नाम नहीं होगा, ठीक है नाम, ठीक।
हाँ वो आ जाएगा स्ट्रक्चर, अभी रुको। ये अभी क्या है, क्रोमेटिन बोल रहे हैं इसको। ये किसके अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये सेल के, ये तो सेल का बाहर का ये क्या बोलते हैं आउटर लेयर है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए। ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन या फिर हम लोग उसी को क्या बोल रहे हैं, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो होगा क्या, यहां पर आता है डिवीजन। क्या आता है, डिवीजन। कौन सा डिवीजन, सेल डिवीजन। पढ़े हो पहले कभी, दो तरह का होता था सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो यहां पर जो सेल डिवीजन हो रहा होगा वो मियोसिस और माइटोसिस दोनों तरह का हो रहा होगा। ठीक है, और भी सेल डिवीजन सिर्फ इतना ही तरह का नहीं, दो ही तरह का नहीं, ऊपर के क्लास में जाएंगे तो और भी प्री स्टेज, प्रो स्टेज या स्टेज ऐसे करके पढ़ना होता है, इंटरमीडिएट स्टेज सेल डिवीजन का। ठीक है, तो यहां पर इसका सेल डिवाइड होता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा क्रोमेटिन दिख रहा है ना, ये किस में बदल जाएगा, हाँ किसमें, राइबोसोम में। किसमें, क्रोमोसोम। इस दोनों में फ्यूजन। ऐसे कैसे बनता है इसका ये, हाँ ऐसे कैसे बन रहा है, ऐसे। ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स का। ऐसे नहीं बनता है, कैसे बनता है, ऐसे। अरे तो यही ना बनाए जी, तो हम बीच में स्पेस दे दी थी, बोल रही है ऐसे नहीं बनता। आठ ही तो लिखना है इसको। ठीक है, क्रोमोसोम्स, ये किस में बदल गया जी, क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ये तुम्हारा सेल के अंदर। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ रहता है, क्रोमेटिन से, डीएनए से ही बना हुआ रहता है। कौन, क्रोमोसोम, मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ डीएनए। अच्छा, क्रोमोसोम कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, कितना होता है, 23 पेयर होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है। तो अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन सेल के अंदर कितना होता है, 23 पेयर, नहीं तो फिर 46 क्रोमोसोम, सीधा। तो ये दोनों चीज लिख करके रखेंगे, 23 पेयर्स, और नहीं तो फिर इस चीज को क्या बोल देंगे, 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा ये 23 पेयर्स में वन पेयर जो है वो, वन पेयर अलग होता है, और बाकी 22 पेयर जो होता है वो फीमेल बॉडी हो या फिर मेल बॉडी हो, दोनों में सेम टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सेम टाइप के क्रोमोसोम। लेकिन एक पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वो अलग होता है। और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होता है, क्रोमोसोम्स हमेशा किस में होगा, पेयर्स में होगा। जैसे कि यहाँ 23 पेयर जो लिखा हुआ है ना, तो 22 पेयर लड़की लोग का, 22 पेयर लड़का लोग का, दोनों का क्रोमोसोम का पेयर जो है वो सेम चीज का होगा, कोड उसमें सेम रहेगा, समझ गए। लेकिन एक पेयर ऐसा होगा जिसका कोड थोड़ा सा अलग होगा, जिसके बारे में तुम लोग पहले कभी सुना भी होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम, सुने हो कभी पहले। ये किसका है, फीमेल का, और ये किसका क्रोमोसोम है, मेल्स का क्रोमोसोम है ना। इसको कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन सा क्रोमोसोम बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम्स के अंदर 22 पेयर सेम होता है, और बाकी वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंट, अलग अलग होते हैं। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये सेल डिवीजन जो है ना, अब ऐसे दिखाते हैं ये सेल डिवीजन होता कैसे, ये डिवीजन हो रहा है, ये डिवीजन यहां पर जो ऐसे कर करके ये उलझा हुआ सा कुछ तार जैसा तुमको दिख रहा है। ठीक है, ये देखो इसका सेल डिवीजन जो होता है, सीधा यहाँ डिवीजन लिख रहे हैं, इसका डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाइलिंग। पहले ये क्या हो जाएगा, क्वाइल, ऐसे क्वाइल बनेगा, क्वाइल ऐसे बनता है। ठीक है, और क्वाइल एंड कंडेंस्ड, क्वाइलिंग होगा। क्वाइलिंग मतलब नहीं समझते हो, क्वाइलिंग नहीं समझते हो, क्वाइल मतलब ऐसे तार जैसे, एक गोल सा डब्बा में मानो ऐसे तार लपेटते हैं। ठीक है, या फिर कर्ल करके लपेटते हैं, या फिर स्प्रिंग जैसे ऐसे से करके घुमा रहता है जी, तो क्वाइल्ड फॉर्म में वो होता है, ऐसा समझो। ठीक है, क्वाइलिंग। और इसके बाद लिखते हैं कंडेंस्ड।
कंडेंस्ड मतलब, कंडेंस मतलब सिकुड़ना, ठीक है। कॉइल मतलब ऐसे नहीं रहेगा, एकदम पूरा फैला फैला सा नहीं रहेगा, सिकुड़ा रहेगा, मतलब बहुत कम जगह में ज्यादा कॉइल्स को घुमा दिया जाएगा। तो इसके बाद यहां से देखो ये क्रोमोसोम्स, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स ऐसे इसको घेर करके इसको रखता है, इसको ऐसे। इसके अंदर क्या है जी, ये डीएनए वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या बना हुआ है, डीएनए वाला, इसको पूरा क्या हम लोग बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे थे क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए, ये क्रोमोसोम्स ही है, लेकिन किससे बना हुआ है, इसी से ना बना हुआ है। देखो अंदर में जो ये जो तार जैसा ऐसे उलझा हुआ तार था, इसी तार को बढ़िया से बस सजा दिया गया ऐसे करके, ठीक है। इसी को बोल रहे हैं क्वाइलिंग। और ये जो कम जगह में इतना सारा लगा हुआ, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड, जिसको बोलते हैं सिकुड़ना। तो क्रोमेटिन से या फिर डीएनए से क्रोमोसोम्स के अंदर बदल देना, ये किस प्रोसेस से होता है, तो क्वाइलिंग से और कंडेंसेशन से, क्वाइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। इस चीज को हम लोग फिर से क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स। उतारो जल्दी से। चलो अगला आया है, इसी में अभी डीएनए जो कॉपी है वही टॉपिक अभी भी चल रहा है। इसमें लिखा गया है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो ये नया सेल बनाने का क्यों जरूरत पड़ता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले भी तो इसके बारे में पढ़े हैं कि अगर सेल्स मिलता है बहुत सारा सेल, तो वो क्या बनाता है फिर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स की वजह से टिश्यू, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू की वजह से, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स की वजह से ऑर्गन सिस्टम्स के वजह से ह्यूमन बींग्स। ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बींग ही बनेगा, सेल टिश्यू और, हाँ, तो वहां से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों को अगर नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नया सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया सेल वगैरह से ग्रुप करते करते टिश्यू बनेगा, वो सब दूसरा चीज है। तो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो है वो नया सेल के वजह से ही शुरू होगा। और नया सेल बनेगा कैसे, जैसे कि एक सेल के पास हमारे डीएनए होता है, एक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक सेल के पास गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना जी। तो साइटोप्लाज्म तो बहुत सारा होता है, लेकिन जो फिक्स नंबर में है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स, तो ये सब दूसरा बॉडी में भी उतना ही जाएगा, तब ना नया एक ह्यूमन बीइंग ने। ये नहीं तो पता चला 46 क्रोमोसोम था, सेल डिवीजन होने के बाद उसके पास 10 क्रोमोसोम गया, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मामला, ठीक है। इसके वजह से यहां से सेल डिवीजन इस तरह से होगा कि सारा का सारा डुप्लीकेट पहले बनेगा, जितना भी इसके पास, इस सेल के पास जितना भी ऑर्गेनिल्स है, क्या बोलते हैं इन सबको, जो जिसका नाम ले लेते हैं, और ये गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिल्स। तो जितना भी ऑर्गेनिल्स है वो सारा ऑर्गेनिल का क्या बनेगा, डुप्लीकेट बनेगा, ठीक है। और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। हाँ, क्या बढ़िया शब्द है, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेट ही होता है, समझ गए, हाँ, उसी का कॉपी बनाता है, ठीक है। तो बनाते हैं, तो यहां पर इसके अंदर तो देखो ये रहेगा ऐसे करके, ये क्या अंदर में ऐसे करके बना हुआ है, डीएनए ही है, ठीक है। इसके बाहर में ऐसा कुछ करके रहता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, दो तरह का होता था, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बढ़िया से हमको डायग्राम बनाने नहीं आता, इसीलिए हम ऐसे बनाए इसको, ठीक है, ऐसे करके बना दिए, ठीक है। हमको बहुत टफ लगता था, एक बार बना दिए थे सेल का डायग्राम नहीं जी क्लास में, हाँ। चलो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बना देते हैं, ये ऐसे ऐसे करके रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके ना रहता है। और क्या बना सकते हैं, साइटोप्लाज्म तो ऐसे डॉट 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 डॉट, लो पानी रहता है ये तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, इतना। अब इसके बाद फिर गोल्गी बॉडी भी इसमें बना सकते हैं, एक चीज और बना देते हैं, गोल्गी बॉडीज बना दें, ये वाह, इसको बनाने में मजा आता है, चांद बना रहे, हाँ ठीक है, सटा सटा बनाएंगे, पता चला दूसरा कुछ बना दिए हम, ठीक है। यहां से देखो अब होगा सेल डिवीजन, इसका क्या होगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के कारण इसका सारा का बन जाएगा डुप्लीकेट। पहला स्टेप क्या बनेगा, डुप्लीकेट बनेगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। चलिए
ठीक है। तो इसके बारे में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे दिख रहा था, ये एक और बन जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एगो दिख रहा था वो क्या बन जाएगा, फिर दो जगह बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जो गोल्गी बॉडी एक जगह दिख रहा था वो कितना जगह बन जाएगा, दो जगह बन जाएगा। ठीक है। और ये इसके अंदर क्या था, डीएनए, डीएनए भी कितना जगह बन जाएगा, दो जगह बन जाएगा। ठीक है, बन गया है। अब सब इसके पास जितना भी ऑर्गेनिल्स है वो सारा का सारा कितना हो गया, दो दो हो गया। तो अब दो अलग अलग सेल बनाया जा सकता है, इसका कि नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद ये दो अलग अलग सेल बना देगा, जिसके वजह से पहले के सेल में जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी ऑर्गेनिल्स था, जो भी मटेरियल होना चाहिए था, वो सारा का सारा अब दोनों सेल में आ सकता है ना। तो यहां से अब कितना सेल बन के तैयार हो गया जी, दो सेल बन के तैयार हो गया, दो सेल। यहां पर फिर से दिखा देंगे यही चीज। और क्या है, अगर बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो भी टॉपिक नहीं समझने वाला है वो लगभग आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अजीबोगरीब टॉपिक था जिसके बारे में पहले कभी नहीं जाने थे। ये सब पहले कभी कभी देखे थे ऐसा ऐसा होते हुए नहीं देखे थे। तो पहला बार कोई चीज देखता है तो वो ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आगे सब सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत कुछ तुमको देखा सुना सा लगेगा जो 8 क्लास में पढ़े हुए हो। ठीक है, तो वो जानकारी उसके बारे में भी होगा तो पढ़ने में सही लगेगा। ठीक है, चलो जल्दी छापो इसको। दूसरा नंबर क्या हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें दो प्रोसेस किए हैं, कौन कौन सा, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिल, और दूसरा नंबर क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए भी तो रेप्लिकेट हुआ है, देखो दो डीएनए बना है ना, तो लिख लो। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, जो डीएनए का कॉपी हुआ है, इसी कॉपी को करने में ना थोड़ा बहुत गलती जो होता है, उसके वजह से आदमी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है। नहीं तो पता चला कि जितना आदमी था सब हम शकल बन के घूम रहा होता, 1 करोड़, ये 140 करोड़ का सेम टू सेम शकल। हाँ, मजा आता जी, समझ में आ रहा है कितना गड़बड़ होता। दो जुड़ा भाई होता उसी में तो लेडीज परेशान हो जाती है घर में। हाँ हाँ, किसी किसी का सेम रहता है। अरे हम ही कितना जगह स्कूल में हम कितना जगह जाते हैं ना, बोलते हैं सर आप पीडब्ल्यू में पढ़ाए हैं। बोले पागल है, इतना दूर कहाँ है, बता देता है, मन अच्छा लगता है, पीडब्ल्यू बता रहा हूँ को नहीं मालूम। हाँ, यहाँ पे अब डीएनए कॉपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, डीएनए कॉपी के टाइम में ना कुछ कुछ एरर्स आता है, और वो एरर जो है वो हम लोग के फायदे के लिए है, समझ गए। एरर मतलब वही चीज जो बोल रहे थे कि पहले का बच्चा अगर 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल सकता था, तो अभी का बच्चा 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को झेल पा रहा है, समझ गए। तो इसके वजह से जो इवोल्यूशन आ रहा है, ये जो चेंजेस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, वो हमारे फायदे के लिए है। लेकिन कोई कोई वेरिएशन आ रहा है फायदा के लिए नहीं भी होता है। जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गया ना जी, यहाँ से वो क्या हुआ होगा, जो टेम्परेचर मीट करना है या फिर जो इन्वायरमेंट के चेंजेस को, उसके रिक्वायरमेंट्स जो डायनासोर के अंदर प्रॉपर्टी था वो मीट नहीं कर पाया होगा, उसके अंदर वेरिएशन नहीं हो पाया होगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके वजह से धीरे धीरे उसका एक्सटिंक्शन होते चला गया। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होते चला गया, समझ गए। तो अगर हमारे बॉडी में वेरिएशंस नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ही लंबे समय के बाद हो सकता है कि हम लोग भी विलुप्त हो सकते हैं, समझ गए। इसीलिए वेरिएशन जरूरी है। कभी कुछ कुछ वेरिएशन ऐसा भी होता है जिसके वजह से हमारा बॉडी उसको झेल नहीं पाता है, ठीक है। और बहुत सारा वेरिएशन जो ऐसा है जो हमारा बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए यूजफुल है टू काउंटर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। यहां से आते हैं डीएनए कॉपी जो हो रहा है। तो डीएनए का कॉपी में ना हर जगह पे एक कोड लिखा हो रहेगा। क्या रहेगा लिखा हुआ,
कोड लिखा रहेगा। कोड क्या रहता है वो हमको मालूम नहीं है, वो पता नहीं डॉक्टर लोग होता है या फिर जो बायोलॉजी के बहुत बढ़िया टीचर होते हैं उन लोगों को मालूम होता है कि कोड क्या होता है। ए कुछ करके ऐसे लिखते हैं कोड, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे APYQ ऐसे करके हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली कोड नहीं है कि ऐसा ही कोड होता है, हम अपने हिसाब से कोड जो है ना, कुछ कोड के अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता है। मानो एक कोड ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा बाल का कलर पता चलेगा, एक कोड ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा आई का कलर पता चलेगा, एक कोड ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारा नाक का शेप पता चलेगा, कान का शेप पता चलेगा। समझ रहे हो, ये सब कोड यहाँ पे रहता है मौजूद इसके अंदर। यही इंस्ट्रक्शन जो कॉपी होता है, और कॉपी होने टाइम एग्जैक्ट कॉपी तो होता नहीं है। एग्जैक्ट कॉपी होता है? नहीं होता है। यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी नहीं होने के कारण थोड़ा बहुत क्या आएगा इसमें, एरर। एरर मतलब मिस्टेक वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, उसके वजह से ना इसका जो सीक्वेंस है बस वो चेंज हो जाता है। इसका सीक्वेंस क्या हो जाता है यहाँ पे, चेंज। मानो यहाँ पे आ गया P आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा Y, यहाँ पे आ गया Q, यहाँ पे आ गया A, तो चेंज हो गया ना इसी का सीक्वेंस। इसके सीक्वेंस चेंज हो जाने के वजह से इसका जो ऑर्डर था इंफॉर्मेशन का वो चेंज हो जाता है डीएनए के अंदर। ठीक है, और इसी कारण से हमारा बॉडी के अंदर वेरिएशंस देखे जाते हैं। ठीक है, वो वेरिएशन बाल का कलर से लेकर के और भी बहुत कुछ हो सकता है, और वो तो सिर्फ हम लोग अपने ऊपर ना देख रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में और अलग अलग तरह का चेंजेस आता है। ठीक है, इस चेंज के वजह से हम लोग इन्वायरमेंट में जो काफी कुछ चेंज होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग काउंटर कर सकते हैं, हमारा बॉडी उसको भी काउंटर कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखता है, ये रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। क्या क्या हुआ है, उसका फ्लो चार्ट बन गया कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो नया सेल चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए कॉपी, डीएनए का नया कॉपी बनाइए, यहां से क्या यहाँ पे गया। उसके बाद फिर एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपी के टाइम पे क्या हुआ, एरर नहीं दिख रहा इधर, डीएनए कॉपी के वजह से एरर हुआ है, और एरर के वजह से क्या आया है, वेरिएशन। ये वेरिएशन आता किसके वजह से है, तो एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग, उसके वजह से क्या आता है, वेरिएशन। और अगर वेरिएशन है तो क्रोमोसोम्स नया नया बनेगा, पहले जैसा क्रोमोसोम नहीं बनेगा, पेयर्स उतना ही रहेगा। 23 पेयर पहले था, तभी भी कितना रहेगा, 23 पेयर्स ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम्स नया तरह का बनेगा, मतलब कि इंफॉर्मेशन नया आएगा, तो आदमी भी तो नया तरीके का दिखेगा। और नया तरीका दिखेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 पैर के जगह कुछ और आ जाएगा, 2 हाथ की जगह कुछ और आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस उसके शेप, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। बॉडी स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हो, जो बाहरी ढांचा जो है वो सेम रहेगा, और उसका जो बाकी एक एक जो ऑर्गन्स है, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम है, वो सब में थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि स्किन का कलर हो गया, आई कलर, हेयर कलर, यही सब बस चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर के कैरेक्टर्स जो उनके एंसेस्टर्स से मिल सकते हैं वो सभी थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्या तुम्हारे पिताजी का एग्जैक्ट कॉपी तुम हो सकते हो, जो भी तुम्हारे पिताजी के अंदर गुण है, गुण का मतलब जो उनका स्वभाव है वैसे भी हम लोग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्या हम लोग पिताजी के हिसाब से या माताजी के हिसाब से आई कलर, हेयर कलर, ये सब हो पाता है हमारा, नहीं हो पाता, एग्जैक्ट नहीं हो पाता ना। हो सकता है तुम्हारे मम्मी के हिसाब से तुम्हारा वो हेयर कलर है, और पापा के हिसाब से तुम्हारा हेयर डेंसिटी है, नहीं बाल ये ज्यादा डेंस है, और मम्मी के हिसाब से बाल जो है वो सिल्की है ना, तो दोनों मिल गया। या फिर मम्मी के जैसा आंख का जो आकार है वो मम्मी के जैसा, और पापा के जैसा आंख का जो वो कलर है वो है, हो सकता है ऐसा, है ना। तो ये सब, अच्छा ये भी दोनों एग्जैक्टली नहीं होगा। कभी कोई बच्चा ऐसा देखते हो, मम्मी भी गोरी पापा भी गोरे, बच्चा काला, ऐसा नहीं हो जाता है, होता है कि नहीं होता ऐसा जी, कभी नहीं देखे हो, देखे कभी शक मत करना, हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है। ठीक है, यहीं पे अपना मोहल्ला में एक, ठीक है, अब पहला बार हम देखे थे ना जाकर के, हमको लगा गड़बड़ कुछ हो गया है, समझ गए। लेकिन बाद में हमको टीचर एक बताए, हम कुछ यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमको पता चला कि पिछले कुछ जनरेशन्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो कैरेक्टर माताजी की तरफ से या फिर पिताजी की तरफ से, किन्हीं की तरफ से भी मिल सकता है। तो जो बच्चा होगा हो सकता है उसके मम्मी के गांव के इधर या फिर पापा के गांव के इधर पिछला 5-7 पीढ़ी में, 5-7 जनरेशन में कोई भी एक काला आदमी अगर होगा तो वो काला हो सकता है, भले मम्मी या पापा गोरे हो। समझ रहे हो, ये क्या होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन ज्यादा आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही, अगर बस बहुत ही कम चेंज अगर आता है मम्मी और पापा पे कैरेक्टर्स में, तो दोनों तो मिलते जुलते बच्चा वैसा ही लगभग दिखता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखते होगे कि किसी का शकल थोड़ा बहुत मौसी जैसा मिल रहा है, ऐसा हो जाता है
नहीं देखे हो कभी? देखे हैं कभी कभी किसी के बारे में बोल देगा कि ये चाचा जैसा इसका लक्षण है, तो इसका क्या मतलब? कुछ कांड नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो बात को? हाँ, तो यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है। कैरेक्टर जो है पापा को कैरेक्टर उसके दादाजी से ही मिला होगा ना, दादाजी वाला कैरेक्टर चाचा में क्या होगा कुछ, और कुछ पापा में आया होगा, इसलिए पापा का भी कैरेक्टर दिख रहा है उसमें और दादाजी का। इसीलिए कभी कोई कोई बच्चा बाजार बदमाशी कर देता है, उसके पिताजी वैसे नहीं, उसके मम्मी ऐसे नहीं, तो बोलता है इसके ऊपर चाचा का अक्षत पड़ गया, इसके ऊपर दादाजी वाला अक्षत पड़ गया, ऐसे करके बोलते हैं ना। हाँ, तो वो मम्मी जान तो यहाँ तक बोल देते हैं वेरिएशन हो गया बेटा तुम्हारा डीएनए का कॉपी में, उसका मतलब ये है अक्षत पड़ जाना मतलब क्या हुआ है, डीएनए कॉपी के टाइम पे वेरिएशन आ गया है। समझ गए बात? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन। चलो इधर इधर देखो, यहाँ पे एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड जैसा दिख रहा है जी। यस, वी हैव पॉन्ड हियर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन हम देखें इसके ऊपर, तो ऐसा देख लेते हैं। एक पॉन्ड है, ठीक है, और पॉन्ड में यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। क्या है? बैक्टीरिया, सो मेनी बैक्टीरिया। ठीक है, और लॉकडाउन लगा हुआ था, समझा? लॉकडाउन लगा था इसलिए बैक्टीरिया वो एक ही जैसा रह गया। अभी देखो यहाँ बगल में इसका ना फैक्ट्री था, बगल में क्या था? फैक्ट्री वगैरह था। अभी लॉकडाउन है तो फैक्ट्री बंद है, ठीक है, लॉकडाउन है तो फैक्ट्री बंद है, तो उसके वजह से ये सब शांति शांति से पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही लॉकडाउन चालू है, सॉरी लॉकडाउन जैसे ही आया तो सारा बैक्टीरिया बोला ये भाई काम कुछ नहीं तो क्या किया जाए, तो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। क्या कर रही है? बहुत शादी हुआ था लॉकडाउन में, पॉपुलेशन ये क्या बोलते हैं 10 साल के बाद जब काउंट किया जाएगा ना तब पता चलेगा कि कितना बढ़ा हुआ है। समझ गए? बीच में मोदी जी 2 साल का लॉकडाउन लगाए हैं, 140 करोड़ की जगह 280 करोड़ में हो गया होगा। क्या मरने वाला? जनगणना? अरे तो वो अभी छोटा छोटा बच्चा का कितना जगह अभी हो सकता है नहीं हुआ होगा सही तरीके से। कहाँ हुआ जी? हम लोग का जनगणना नहीं हुआ, फोन नहीं आता गांव से, नहीं तो कि नाम क्या है, मेरा गांव में नाम थोड़ी जानते हैं लोग। हाँ, अरे सच में नहीं जानते। चलो यहाँ देखो, हाँ अब यहाँ पर हेलो हेलो इधर, तो ये जो बैक्टीरिया था ये रिप्रोड्यूस किया खुद को, और बैक्टीरिया ए से क्या बन गया? बैक्टीरिया बी बन गया। क्यों इसका नाम चेंज कर दिया? क्योंकि इसका डीएनए वगैरह चेंज हो गया होगा, इसके अंदर के चेंजेस आए होंगे ना कुछ ना कुछ। पहले ये 20 डिग्री सेल्सियस से मानो 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये 20 डिग्री ना, ये अब 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन आया ना, इसके अंदर वेरिएशन आया हुआ, इसकी वजह से अब ज्यादा टेम्परेचर झेलने के लिए रेडी हो गया यही बैक्टीरिया। ठीक है, इसी का बच्चा लोग जो है वो अब इतना ये टेम्परेचर झेलने के लिए तैयार है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्रीज चालू हुआ, ठीक है, फैक्ट्रीज के पॉल्यूट्स इसके अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है, इसका वेस्ट जो है ये क्या बोलते हैं, पानी वाला जो वेस्ट है वो पॉन्ड के अंदर आएगा। ठीक है, और फैक्ट्री का जो पॉल्यूटेंट्स है वो एयर में जाएगा, उसके वजह से इसका जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा ना। पहले जितना टेम्परेचर था उससे ज्यादा टेम्परेचर अब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, इसी पे क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरिया ए और बी, विच बैक्टीरिया ए और बी will survive in 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो अब 48 डिग्री सेल्सियस में ये सरवाइव कर पाएगा? अब सोच लो इसके बारे में, कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा? सीधा बात है बी होगा, इसके अंदर वेरिएशन है जिसकी वजह से ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर को झेलने के लिए तैयार है। तो ये बी वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या कर लेगा? इस टेम्परेचर को झेल सकता है। ए वाला बैक्टीरिया पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसमें भी कोई काको बैक्टीरिया वैसा होगा जिस जो उतना झेल पाएगा, कुछ बैक्टीरिया होगा वैसा जो झेल पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया 90% बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेरिएशन इज यूजफुल
वेरिएशन इज यूजफुल, यहां से लिख सकते हैं। ये वेरिएशन के वजह से इन्हें पॉसिबल हो पाया है। ऊपर वाला जो कांड हुआ, वेरिएशन हो चुका है, अब खत्म हो गया, ये लास्ट लाइन है। दस वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ओवर टाइम। चलिए, तो आज ये सब जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा। हाउ वुड यू स्टेट दैट वेरिएशन इज यूजफुल टू द स्पीसीज, ये वाला जो क्वेश्चन है कैसे तुम बता सकते हो। ये सब कहां मिलेगा, पहला पेज और दूसरा पेज एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ोगे तो उससे बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, तो वो डाउट तुम लोग कल पूछ सकते हो, ठीक है। और डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानबूझ के तुम लोग को लिखने के लिए दे दिए, ठीक है। खुद से लिखोगे थोड़ा बहुत जान करके, क्योंकि कल यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया 6 क्वेश्चन, और जो भी लिखवाए हैं उसको पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। हाँ जी, परसों ना आओगे इसको लेकर के अब होमवर्क, हाँ तो परसों चेक करेंगे। अब परसों ही आप लोग का होमवर्क भी आना चाहिए। हाँ, एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस।